Hello everyone, welcome to Ansarkari. Today we are doing the chapter motion. When the object moves along the straight line, rectilinear, linear, rectilinear, then pendulum, to and fro motion, periodic. It has a repeated, it repeats after some time. That is why it is periodic. और एक होता है सर्कुलर मोशन, जो आज क्वेश्चन था विथ रिस्पेक्ट टू द रेक्टिलिनियर मोशन एंड सर्कुलर मोशन की जो वेलोसिटी होते हैं इट कैन बी सेम और डिफरेंट इन द रेक्टिलिनियर मोशन, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है इट इट इज चेंजिंग एवरी सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू द सर्कुलर मोशन, इसलिए उनका चेंज होता है। तो आज ये क्वेश्चन था ना मानसी। हाँ। तो तो फोर्सेस अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन एट टू द अनदर, टू फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन देंगे, नेट फोर्सेस जीरो हो जाएंगे। कॉन्टैक्ट फोर्स, मस्कुलर फोर्स, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन इज ए कॉन्टैक्ट फोर्स, ड्रैग ऑपोजिट डायरेक्शन लगता है, अगर आगे जाना है तो पीछे फोर्स लगता है, ड्रैग जिसको बोलते हैं। नॉन कॉन्टैक्ट मतलब कॉन्टैक्ट के कारण नहीं होता है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक, ग्रेविटेशनल फोर्स। जब कोई टेबल पर सामान रखा हुआ है तो दो फोर्स लग रहे हैं, एक तो उसके अपने ग्रेविटी के, तो नॉन कॉन्टैक्ट, और दूसरे फोर्स जब आप उसको मूव करोगे तब, तो दो फोर्स लगते हैं। तो डिपेंड करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स exerted by the charged body and another charged body, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो फ्रिक्शन में तीन टाइप के फ्रिक्शन होते हैं, रोलिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन। तो रोलिंग फ्रिक्शन कब होता है? तो पहली व्हील्स के बात, ऊपर। हाँ बोल सकते हैं। व्हील्स या हाँ, फुटबॉल। अब इसमें इंपॉर्टेंट है अपन फ्रिक्शन, फ्रिक्शन अकर्स व्हेन देयर इज अ कॉन्टैक्ट, तो कॉन्टैक्ट फोर्स इसको बोलते हैं। देन अगर रोलिंग फ्रिक्शन तब होता है जब इट रोल्स ऑन द सरफेस। जब स्लाइडिंग फ्रिक्शन कब होता है? व्हेन इट स्लाइड्स ऑन द सरफेस। जैसे फॉर एग्जांपल टेबल पे कोई भी अगर मोबाइल रखा है उसको स्लाइड करोगे तो फ्रिक्शन लगेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है। रोलिंग में बॉल, व्हील्स, सिलेंडर, एक्सेट्रा, ऑल दीज आर रोलिंग फ्रिक्शन। स्लाइड में जब बच्चे स्लाइड करते हो स्लाइडिंग फ्रिक्शन हो गया। तो डिपेंड करता है रोलिंग फ्रिक्शन में। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है ना कि इसमें डिपेंड करता है कि किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो कभी कभी रोलिंग फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, कभी कभी सिमिलर डायरेक्शन में लगता है, लेकिन सेम डायरेक्शन में। स्लाइडिंग फ्रिक्शन इट विल बी ऑपोजिट। स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक कब होता है? जब व्हेन वी आर ट्राइंग टू मूव एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, इनर्शिया इसको बोलते हैं। जैसे बोलते हैं अभी इनर्शिया ही नहीं है तुम्हारे पास पढ़ने के लिए, तो बहुत ज्यादा इनर्शिया है, मूवमेंट रेजिस्टेंस ज्यादा है, मूव नहीं कर सकते आप। और ऐसे भी बोल सकते हैं इसमें औशिक स्टैटिक फ्रिक्शन की, जब ऑब्जेक्ट जैसे सपोज चेयर रखी हुई है, उसको हम मूव नहीं कर रहे, तो तब भी उस पर स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है। हाँ, फ्रिक्शन तब एक तरह से बोलेंगे जब मूव करने वाले रहते हैं, तो एक इनिशियल फ्रिक्शन जो चाहिए, जो मूव करने के लिए फोर्स चाहिए, जब जो मूव कर सके उसका स्टैटिक बोलते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन वो। जब मतलब फोर्स शुड बी ग्रेटर देन दी व्हेन स्टैटिक वी फ्रिक्शन ट्राई टू तो। मूव लिखा है, इट इज रेस्ट नहीं बोला। व्हेन वी ट्राई टू मूव एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, तब है ट्राई टू मूव, मूव करना पड़ेगा ना, इनर्शिया ज्यादा है इसका। ठीक है। वो रेजिस्ट करता है मूव, वो हो गया स्टैटिक। स्लाइडिंग जब मूव हो रहा है उसके बाद, रोलिंग तो रोल जब करता है तब। रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, दैट इज व्हाई व्हील जो साइज होता है इट विल कर्व में होता है। बॉल और बगल में कुछ मोबाइल है उसको स्लाइड करो, सबसे ज्यादा रोल कौन करेगा? बॉल करेगा। रोल फ्रिक्शन इज स्मॉलर। स्पीड, वेलोसिटी, टाइम। यूनिफॉर्म कब होता है? यूनिफॉर्म कांस्टेंट स्पीड। लेकिन स्पीड यहाँ पर डिस्टेंस से होता है, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट होता है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फर्क है कि अगर जैसे अगर कर्सर है ऐसे मूव कर रहा है,
पूरे इन रिक्वायर्ड टाइम 1 सेकेंड के अंदर में। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट और दोनों डिस्टेंस सेम है इसमें। बाई टाइम करोगे तो उससे निकल जाएगा वेलोसिटी। अब ये ऐसे मूव कर रहे हैं और यहां तक पहुंच गए। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? इनिशियल यहां पे था, फाइनल यहां पर। ये लाइन दिख रहा है ना, मतलब। तो हाँ। तो ये हो गया इनिशियल डिस्प्लेसमेंट। तो दिस बाय टोटल टाइम वेलोसिटी। लेकिन एवरेज वेलोसिटी जब बात करेंगे तो टोटल डिस्टेंस, ये है टोटल डिस्टेंस बाय टाइम। तो इसमें लिखा हुआ है स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग ऑन द स्ट्रेट लाइन कीप चेंजिंग, द मोशन इज नॉन यूनिफॉर्म। जब स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट कीप चेंजिंग, ये स्ट्रेट लाइन है तो ये यूनिफॉर्म मोशन है, कांस्टेंट स्पीड है। कि अगर 10 मीटर पर सेकेंड तो मतलब 10 ही मीटर जाएंगे, बार 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 10 हो रहा है। ऐसे भी तो हो सकते हैं ना, 10 इस बार होगा 1 सेकेंड में, अगले बार में 20 है, अगले बार में 30 है। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन। एवरेज स्पीड निकाल दिए इस ऑब्जेक्ट पर, टोटल डिस्टेंस, ये एग्जांपल आ गया। डिस्टेंस ऐसे, डिस्प्लेसमेंट सीधे। तो इसलिए बोलता है कि जो सर्कुलर मोशन होते हैं उसमें टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट होता है लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है। क्योंकि अगर एक राउंड अगर आप मूव करते हो सर्कल में, टोटल डिस्प्लेसमेंट इनिशियल और फाइनल दोनों जीरो, लेकिन डिस्टेंस क्या होगा डिस्प्लेसमेंट ओवरऑल? डिस्प्लेसमेंट जीरो, लेकिन डिस्टेंस क्या सर्कमफ्रेंस होगा? ओवरऑल सर्कमफ्रेंस हो जाएंगे। तो ये तो ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आगे ये है, इसमें पूछता है वेलोसिटी मतलब स्पीड विद डायरेक्शन। एवरेज वेलोसिटी यहाँ पर दिया है, एवरेज स्पीड, स्पीड और वेलोसिटी में ये फर्क है। स्पीड डिस्टेंस टाइम मैथमेटिक्स में कॉन्सेप्ट है। स्पीड टोटल डिस्टेंस बाय कवर टाइम, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। एक्सेलरेशन स्पीड का निकलता है, नहीं निकलता है, एक्सेलरेशन वेलोसिटी का निकलता है। एवरेज वेलोसिटी इज एवरेज स्पीड। तो डिफरेंट है एक तरह से, टोटल एवरेज वेलोसिटी पूछा जाएगा, टोटल तो एवरेज स्पीड निकल जाएगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, अब है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी इनिशियल फाइनल माइनस इनिशियल बाय टोटल टाइम, v माइनस यू बाई टी। इसलिए v इक्वल टू यू प्लस ए टी आता है। क्वेश्चन नहीं पूछेगा लेकिन ऐसे बस बताना। बस एक याद रखना, मोशन ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी इन एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। मतलब जो ऊपर से ऑब्जेक्ट गिरते हैं इट इज 9.8, 9.812 ऐसे होता है, 9.812 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एम एस माइनस टू। इस क्यों लिखा रहता है एम एस माइनस टू? क्यों? क्योंकि एम बाई एस, एस इज सेकेंड, एम इज मीटर। तो अगर एम एस माइनस वन है इसका मतलब एम बाई एस है। एम मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम वेलोसिटी। अब उसको फिर से एक और टाइम से डिवाइड करो तो एक्सलेशन, इसलिए 2 बार टाइम इसमें। समझ में तो आ गया आई थिंक। हाँ। तो यूनिफॉर्मिटी बोलते हैं तो ये एक्सलेशन का बात होता है। तो ये ऐसे पूछता है, ये ग्राफ हो सकता है पूछे सी साइड में कि वेलोसिटी दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है सामने में, तो निकालना है टोटल डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस ओवरऑल। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू v इंटू टी। तो अब v इंटू टी मतलब एरिया अंडर द कर्व। यहाँ तो सिंपल पूछेगा क्योंकि ये आपको निकाल सकते हो एरिया कैलकुलेट करके। लेकिन कभी ऐसे भी कर्व होता है तो एरिया अंडर द कर्व, तो इसमें इंटीग्रेशन करता है। तो लेकिन इसमें सिंपल है तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। यहाँ से यहाँ कितना होगा 40, टाइम निकाल लो, मल्टीप्लाई कर दो टोटल डिस्टेंस। ये ओवरऑल जो ग्राफ है इट इज अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट इज मूविंग इन अ सर्टेन टाइम पीरियड। ये डिस्टेंस नहीं है जो दिख रहा है सामने में, ये विजुअल रिप्रेजेंटेशन है, तभी इसको निकाल सकते हैं। ये डिस्टेंस नहीं है, ये एक तरह से प्लॉट हुआ है वेलोसिटी बाई टाइम। अब इसमें निकालना है टोटल डिस्टेंस,
तो आप मल्टीप्लाई करते हो v इंटू टी। तो अब पूछा गया कि 10 सेकंड से 20 सेकंड के बीच में निकालना है, टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल हुआ, तो 10 सेकंड 20 सेकंड के बीच में आप निकाल दीजिए। अब इसका एरिया अंडर द कर्व, कर्व बोलते हैं एरिया अंडर द कर्व, तो एरिया अंडर कर्व 10 20 मार्क करिए, ये हो गया पूरा। अब ये ट्राइंगल हो गया, इसका अलग से निकाल ले, इसका अलग से निकाले, दोनों ऐड कर दिए, ये हो जाएगा डिस्टेंस। अब इसको डिवाइड करने से फिर एक्सलेशन निकल जाता है, जरूरत नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स फॉर्म होता है। v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब ये कैसे आता है, इसका लंबा फॉर्मूला है, चलो उसमें जरूरत नहीं है जाने में। एरिया इन द कर्व बस पता होना चाहिए। सर्कुलर मोशन, रेक्टेंगुलर ट्रैक, टोटल डिस्टेंस अगर सी से स्टार्ट होता है, अगर पूरे यहाँ पर आ गए तो कितने टोटल डिस्टेंस हो जाएंगे, सरकमफ्रेंस, या फिर 2l + 2b, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो, इसमें वही हाल होगा, इसमें भी। तो द ओनली चेंज इन इट्स वेलोसिटी इज ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन ऑफ द मोशन। तो यहाँ पर देखो, अगर रेक्टेंगुलर मोशन है तो डायरेक्शन कितना चेंज हो रहा है, यहाँ पर एक बार हुआ, दो बार हुआ, तीन बार हुआ, चार बार हुआ, यहाँ पर कितने हुआ, तो ऐसे यहाँ पर कितने हो रहे हैं, इतने बार हो रहे हैं। तो सर्कुलर ट्रैक में कितने बार होंगे, हर एक सेकंड, हर एक माइक्रो सेकंड, माइक्रो नहीं एकदम मिनिमम, और नीचे चल जाओ एकदम, हर एक डेल्टा एस, स्लाइट अमाउंट ऑफ चेंज इन सेकंड में चेंज होंगे डायरेक्शन, इस तरफ है, फिर इस तरफ है, फिर इस तरफ है, इस तरफ है, ऐसे करके। इसलिए बोलते हैं कि आज ही जो क्वेश्चन था, देयर इज चेंज इन द डायरेक्शन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वी हैव डिस्कस। एन ऑब्जेक्ट विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन विद जीरो वेलोसिटी। कैसे, जब ऊपर ऑब्जेक्ट को फेंकते हो तो इनिशियल वेलोसिटी कितना हुआ, जीरो। जब ऊपर जा रहे हैं तो आप फोर्स यूज करो, फेंकने में क्या फोर्स यूज होता है, कभी आप ढकेलते हो या फेंकते हो तो फोर्स अप्लाई करते हो, फोर्स में हमेशा से एक्सेलरेशन रहेगा। फॉर एग्जाम्पल थ्रॉटलिंग करते हो गाड़ी में, एक्सेलरेशन ए दबाते हो जब पेडल, तो फोर्स अप्लाई करते हो। और जब एक्सेलरेशन नहीं दबाते हो तो देर इज अ इनिशियल वेलोसिटी, और वो धीरे धीरे फ्रिक्शन कारण, गाड़ी के जो फ्रिक्शन होते हैं, रोड के फ्रिक्शन होते हैं, इट स्लोज डाउन। फिर लगता है कि नहीं फिर दबाना है, तो फिर एक्सेलरेशन पेडल लगाते हो, फिर स्पीड होता है, फिर जब छोड़ लेते हो तो स्लो हो जाता है। जब हाईवे में रहते हैं तो इतना स्मूथ होता है रोड, फ्रिक्शन कम होता है, इसलिए बहुत समय के बाद एक्सेलरेशन दबाना दबाना पड़ता है, लेकिन नॉर्मल रोड में ज़्यादा दबाना पड़ता है। तो वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। यहाँ यूनिफॉर्म क्यों है, क्योंकि यूनिफॉर्म स्पीड में मूव करता है इसलिए। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट जब फेंके तो फोर्स अप्लाई किए, ऊपर ये ऑब्जेक्ट जब टॉप पे जाएगा एकदम हाईएस्ट, ड्रैग, एयर का ड्रैग होता है, एयर का अपना फ्रिक्शन है, उसके कारण द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट गेट्स रिड्यूस टू जीरो एट अ हाईएस्ट पॉइंट। जब जीरो हो जाएंगे फिर वहां से डी नीचे गिरना स्टार्ट होंगे, जब नीचे गिरना स्टार्ट होंगे एक समय बाद ऐसा आएगा कि इट विल बी अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.812 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, नीचे नीचे डायरेक्शन में। तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो, जब फाइनल ऊपर चल जाता है मैक्सिमम तो भी जीरो हो जाता है, फिर नीचे में आता है। द ऑब्जेक्ट इज इन कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, नीचे आते समय। न्यूटन्स लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, कि अगर रेस्ट ऑब्जेक्ट है, अगर आपको मूव कराना है तो एक फोर्स की जरूरत है, बिना फोर्स का मूव नहीं कर सकते, इसको लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं, ऐसे यहाँ पर दिया। ऑब्जेक्ट रिमेन एट रेस्ट, यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन मतलब कि सिंपल वेलोसिटी, उनका वेलोसिटी जो है चेंज ऑफ डिस्टेंस है, इट इज इक्वल, हर 10 सेकेंड, हर एक सेकेंड में 10 मीटर ट्रेवल कर रहा है कोई बॉडी। तो इस सेकेंड में 10 किया, अगले सेकेंड में फिर 10 किया, अगले सेकेंड में फिर 10 किया, 10 किया, तो वहां तो उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। और वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है सेम, लेकिन उसमें एक्सेलरेशन डालना है, धकेलना है, इनर फोर्स यूज किया, तो चेंज द कोर्स,
टू चेंज द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो उसको बोलते हैं एक तरह से फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, आपको चेंज करना पड़ता है इफ द ऑब्जेक्ट इज हैज रेस्ट या फिर यूनिफॉर्म मोशन इन द स्ट्रेट लाइन until unless compelled to change by the state, change that state by applied force. ये समझ में? मानसी? हाँ ठीक है औशिक, समझ आ गया। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, आपको मूव करने के लिए फोर्स चाहिए, बिना फोर्स से कुछ काम ही नहीं हो सकता। इनिशियल मतलब क्या होता है? इनिशियल फोर्स, मैक्सिमम फोर्स इज नीडेड, कि जो सेम वेलोसिटी से मूव कर रहा है या रेस्ट पर है, दोनों में अप्लाई होता है। उसको चेंज करना तो एक इनर्शिया चाहिए, इनर्शिया होता है, उससे ज्यादा ही फोर्स अप्लाई कर सकते हो ना। एक हो सकता है ना, अगर इंजन मूव कर रहा है फॉर एग्जाम्पल, अब ऐसे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेते हैं, एक हेवी इंजन मूव कर रहा है और आप उसको ढकेल रहे हो, तो क्या ही मूव कर सकते हैं? कुछ नहीं, आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो, लेकिन उसका अपना इनर्शिया इतना ज्यादा है कि वो मूव ही नहीं कर सकता। तो आपका फोर्स कितना होना चाहिए? उसके इनर्शिया से ज्यादा होना चाहिए। तो कौन दे सकता है? डीजल इंजन, 7,000 हॉर्स पावर। या फिर गाड़ी में देखते हैं 180 bhp, 146 bhp। जितने बड़े गाड़ी, जितने बड़े इंजन, उतने ज्यादा इनर्शिया, उतना ज्यादा जितने बड़ी गाड़ी रहेंगे उतने बड़े इंजन चाहिए। ट्रक में 6,000 सीसी का इंजन होता है, तो इनर्शिया ज्यादा है उनके पास। ये इसको बोलते हैं इनर्शिया ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड बाय मास। तो मास कांस्टेंट होता है, जो वेट होता है वो एम जी होता है, एम जी, मास इंटू ग्रेविटी। वेट, वेट कब होता है? जब आप खड़े होते हो तो देयर इज अट्रैक्शन, ग्रेविटेशनल पुल, दैट इज तो आप सेंटर ऑफ मास निकालते हो, जैसे नाभि हो गया, वहां से ग्रेविटेशनल पुल दैट इज एक्सर्टेड बाय द प्लैनेट, उसको जी बोलते हैं। तो एम जी मल्टीप्लाई करो तो वेट ऑफ द बॉडी आता है। तो हो सकता है जी का के हिसाब से चेंज हो। तो बोलता है, इसलिए बोलते हैं कि मास इज कांस्टेंट इन द अर्थ एटमोस्फेयर, अर्थ पे भी और मून में भी। लेकिन जो वेट है इट विल डिफर, क्योंकि जी एक्सेलरेशन जो मून पे है इट इज 1/6 टाइम, और यहाँ पे जी डिफरेंट है, 9.82812, वहां पर 9.812 डिवाइड बाई 6। तो एम इंटू जी जब करोगे तो मास सेम है, जी अलग अलग है, तो जी कम होगा तो आपका वेट कम होगा। अब यही जी का बात होता है, जी फोर्स का। जो फाइटर जेट एरोप्लेन होता है ना, उसमें 1 जी लग रहा है। ऐसे नॉर्मल एयरक्राफ्ट में कितने लगते हैं? 1.2 1.1 के आसपास लगता है, धक से लगता है जब आप टेक ऑफ करते हैं, लैंडिंग करते हैं। लेकिन अगर फाइटर क्राफ्ट है तो उसमें कभी कभी 3.5, 4 जी, 5 जी, 6 जी जनरेशन, उसका बात नहीं हो, टेलीकम्युनिकेशन बात नहीं हो रहा, ये जी बात हो रहा है ग्रेविटेशन पुल का। 6 जी, 9 जी तक जाता है ओवरऑल। तो कितने वेट बढ़ जाते हैं? तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इंडिकेट्स कि अगर आप unbalanced extra force act on the body, its velocity changes, the object gets an acceleration, simple। रेस्ट पे अगर है तो मूव करना स्टार्ट करेंगे, अगर सेम वेलोसिटी है, वेलोसिटी सेम मतलब सेम डिस्टेंस कवर कर रहे हैं हर सेकंड सेकंड में, वो फिर नया डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, कवर करेंगे। अभी 10 10 10 10 था, अब क्या होगा? 10 20 40 100, ऐसे हो सकता है एक्सेलेरेशन ज्यादा करने से। डी एक्सेलेरेशन मतलब, जब डी एक्सेलेरेशन कब होता है? जब ब्रेक अप्लाई करते हो, गाड़ी में भी ट्रेन में भी, जिसे झटका लगता है इसलिए आगे जाते हो। डी एक्सेलेरेशन, अगर अभी 100 100 100 100 120 हो रहा है तो घटते घटते ब्रेक अप्लाई करने से 80 60 70 30 10, फिर 0, गाड़ी रुक जाता है फिर। A moving truck, even at low speed, may kill a person standing on his path. A bullet may kill a person when fired from the gun. क्यों? बोलो मानसी। इवन एट लो स्पीड मूविंग ट्रक, हो सकता है 10 का स्पीड भी रहे लेकिन वो मार सकता है। लेकिन साइकिल अगर 30 का स्पीड भी रहे, तब जरूरी नहीं कि मारे, घायल कर सकते हैं सिर्फ। बुलेट क्योंकि वो हाँ ये छोटे मतलब होते हैं लेकिन इट किल्स द पर्सन, क्यों? ऐसा क्यों? आई मोमेंटम, थिंक वो यही मतलब मोमेंटम का बात एक्सेल। होता है। ऐसे बोलते हैं ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे
स्टडी ग्रुप में बात होता है कि मोमेंटम बना के रखो पढ़ाई का। हम्म। तो क्यों ऐसे है कि आप लगातार जो करो डिसिप्लिन वो करते रहो, तो ऐसी मोमेंटम है। तो इसमें क्या है, एम इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी इज मोमेंटम। अब खोजते हैं इसमें। ट्रक मास बहुत ज्यादा, कितने टन के होते हैं, 2 टन 3 टन। ट्रक इंसान का वेट कितना होगा, मुश्किल से 70 से 100 के बीच में। तो एट ए लो स्पीड, तो मास और स्पीड कितने होंगे, 10 मीटर पर सेकंड भी होगा, तो 2 टन इंटू 10 ज्यादा हो जाता है। तो फिर मोमेंटम बहुत हाई है, इंसान मर जाएंगे। लेकिन बुलेट कितने छोटे हैं, कितने ग्राम के होंगे, मात्र 20-40 ग्राम, 40-50 ग्राम। लेकिन स्पीड कितने होंगे इसके, इसके स्पीड इतने होते हैं जितने, एक तरह से 2000 फीट पर सेकेंड ऐसे पूछा तो कितना होंगे, 300, 400 मीटर पर सेकेंड स्पीड है। तो मल्टीप्लाई करो, तो इसमें भी निकल जाएगा। इसलिए इट किल्स अ पर्सन व्हेन फायर फ्रॉम द गन। या तो मास कम होगा, वेलोसिटी बहुत हाई। इसलिए बोलता है ना कि अगर एक माइन्यूट एस्ट्रॉयड भी अगर अर्थ से टकराएगा तो अर्थ का खत्म हो जाएगा। एक एक पूछता था, ऐसा लगता है कि नहीं हो सकता। एक ड्रॉप स्पीड ऑफ लाइट के जितने अगर वेलोसिटी है, और सिर्फ एक ड्रॉप है एस्ट्रॉयड, वो अगर टकराएगा तो हो सकता है कितने बड़े इंपैक्ट हो सकते हैं, न्यूक्लियर बॉम्ब से ज्यादा। क्योंकि एम इंटू वी है, वेलोसिटी 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, मास 1 ग्राम या फिर 1 kg सिर्फ। तो 1 kg इंटू 3 लाख किलोमीटर, किलोमीटर कन्वर्ट करो मीटर में, फिर 1000 और मल्टीप्लाई करो, उतने मोमेंट है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि मोमेंटम मतलब पी इंटू एम इंटू वी। डायरेक्शन भी होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है, ऑब्वियस बात है। जिस डायरेक्शन में अप्लाई करोगे मोमेंटम, उसी डायरेक्शन में मूव करेगा। Second law of motion states that rate of change of momentum object is proportional to the applied unbalanced force in direction of force. मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब इनिशियल जितना मोमेंटम था, बाद में कितना। फॉर एग्जांपल ऐसे समझाते हैं कि पहला 2 महीना में बहुत कम पढ़ाई हुआ, तो लास्ट का 2 महीना में लगातार पढ़े, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। लगातार आप किए का एक्स्ट्रा फोर्स, एफर्ट मारे, एफर्ट एफर्ट हो गया फोर्स, एक्स्ट्रा मारे एफर्ट लास्ट के समय में। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। शुरू में जितने मूव कर रहे थे कोई ट्रक, इंजन एक तरह से एक्सलेशन होता है, इंजन अप्लाइज द फोर्स, द ट्रक डायरेक्शन इज द सेम, और उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इंक्रीजेस। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हो जाता है उसके अंदर, इनिशियल फाइनल। तो इसलिए उसी से फिर निकालते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ फोर्स टू अप्लाइड। तो एफ इज फोर्स अप्लाइड इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब v माइनस यू बाई टी क्या होता है, एक्सेशन होता है, तो F इक्वल टू एम ए। इसलिए फोर्स इज इक्वल टू एम ए, ये डेरिवेशन है। मानसी। हाँ ठीक है, क्लियर है औशिक ये। हम्म। जैसे इसमें भी, इसलिए जब क्वेश्चन पूछा था कि अगर कोई बॉल फेंकता है आपकी तरफ में, तो आप पकड़ते नहीं हो, जस्ट पकड़े तो उसे हाथ दुख जाता है कभी पकड़ना बॉल को। अगर कॉस्को बॉल तो ठीक है, अगर हार्ड बॉल है तो अब लाल हो जाएगा हाथ पकड़ने से उसी लेदर समय। बॉल होती है। हाँ लेदर बॉल, हाँ। तो आप पीछे करते हो हाथ, क्यों पीछे करते हो, हाथ जब पीछे होता है तो देर इज चेंज इन द, आपका जो डायरेक्शन, आपका भी कुछ मोमेंटम है ना, तो आप हाथ को पीछे करते हो, तो उसको समय देते हो कि उसके बाद जितना मोमेंटम है वो एब्जॉर्ब कर रहे हो का हाथ, धीरे धीरे डिस्टेंस के साथ। डिस्टेंस जैसे इंक्रीज करते हो, धीरे धीरे एब्जॉर्प्शन होता है मोमेंटम का, फिर आपको ठीक लगता है, आपको हाथ दर्द नहीं रहता। सेम इज विद द केस ऑफ द बुलेट प्रूफ जैकेट। बुलेट प्रूफ जैकेट बोलते हैं कि कार्बन फाइबर है इसके अंदर में, केवलार कार्बन फाइबर, वो कैसे रोक देता है बुलेट को। लेकिन अगर स्टील का कोई जैकेट है वो रोक नहीं सकता, क्यों, क्योंकि स्टील के जो जैकेट होते हैं इट इज सॉलिड। तो जो मटेरियल होता है उसके अंदर में इतने क्लोजली पैक्ड होते हैं कि डायरेक्टली अगर बुलेट लगता है उनके ऊपर में, तो या टूट जाएंगे या बुलेट टूट जाएगा, दोनों में से एक ही चीज हो सकता है। तो जनरली क्या होता है कि वो स्टील जैकेट जो होता है वो टूट जाता है, आप बुलेट अंदर पेनिट्रेट कर सकता है। लेकिन केवलर में क्या होता है कि इतने इतने लेयर्स, इधर मेनी लेयर्स ऑफ कार्बन फाइबर्स,
पतले पतले लेयर्स, उसको एक जगह चिपकाते, एडेसिव यूज करते, जिसको बोलते हैं हम लोग पढ़े भी थे थर्मोसेटिंग। थर्मोसेटिंग यूज करके बनाते हैं केवलर। उसमें जब बुलेट पेनिट्रेट करने की कोशिश करते हैं तो इतने लेयर होते हैं कि बीच के जो डिस्टेंस है ट्रैवल करते करते उनका मोमेंटम खत्म हो जाता है, इसलिए आपको बस दर्द होता है, बॉडी के अंदर पेनिट्रेट नहीं करते बुलेट। तो केवलर का भी वही है एग्जाम्पल। इसलिए बोलता है एक और एक रीजन कि जब गाड़ी को जब रोकते हो तो आप ब्रेक को धीरे से अप्लाई करो कभी भी। अगर जोर से अप्लाई करोगे तो गाड़ी आगे चल जाएगा, आप आगे चल जाओगे, आपको स्टेयरिंग व्हील से चोट भी लग सकता है। ये करना, मोमेंटम ऑलरेडी है गाड़ी का बहुत ज्यादा, तो आप धीरे से अप्लाई करो, धीरे धीरे फिर आपका विद डिस्टेंस जो फ्रिक्शन हो गए, ब्रेक के फ्रिक्शन, जमीन के फ्रिक्शन, जो ग्राउंड के फ्रिक्शन, इट विल रिड्यूस द स्पीड ऑफ द कार स्लोली। उससे आपको झटका नहीं लगेगा, नी जर्क रिएक्शन नहीं होगा। सेम ट्रेन का भी है कि ये भी लगता होगा कभी ट्रेन चेन पुलिंग होता है, क्या झटका आता है उसी कारण। तो हाँ, एरोप्लेन्स लैंडिंग का एरोप्लेन भी सब में यही है, ऐसी। एकदम लैंड होते हैं सडनली नहीं रुकते हैं वो भी। तो इसमें बस ये कह रहा था ना कि मोमेंटम को रोकने के लिए देयर हैज टू बी सम डिस्टेंस, और धीरे से करना हर चीज। इसलिए और एग्जांपल ये अभी बाकी सोचेंगे। अब थर्ड लॉ ऑफ मोशन होता है कि अगर आप जितने फोर्स अप्लाई करते हो तो आपको लगता है अप्लाई कर रहे हो, लेकिन आपको हाथ में भी लगता है। फॉर एग्जांपल कभी अगर कोई बचपन में खाया है कोई, पिटाई भी खाया है, तो पता चल जाता है कि हाथ दुख जाता है जो मारने वाले को भी। तो यही कारण है एक तरह से, किसी को अगर मारोगे तो आपको हाथ में डायरेक्ट दर्द देगा, डायरेक्टली लगता है कि किसी को मार रहे हो, लेकिन आपका हाथ भी दुखेगा। How you have applied the force changes the motion provides us the method of determining the force. The third law of motion states that when object exerts a force on another object, the second object instantly exert a force back on the first. इसलिए रिकॉयल होता है जब बुलेट। सोचो कि कोई ऐसा चीज नहीं हो सकता ना जिसमें आप अचानक से कुछ बना दो, यूनिवर्स में कुछ भी नहीं हो सकता, ऐसा हो सकता। देयर हैज टू बी इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स, हैज टू बी, हमेशा। और एनर्जी एक तरह से डिसिपेट करता है, एनर्जी ट्रांसफर करता है, और थर्मोडायनेमिक्स में आ जाएगा, हीट में जो हम लोग पढ़े भी थे। वन फ्रॉम टू अनदर, एनर्जी कभी बना नहीं सकते आप, एनर्जी कैन बी ओनली बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फेज टू अनदर। तो रिकॉयल होते हैं गन। और भी ये बोल सकते हैं, बुलेट एक्सर्ट एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन ऑन द गन। अब गन का जो रिकॉयल को कम करने के लिए क्या किया जाता है मान जी, अगर बोला जाए तो गन का रिकॉयल कैसे कम हो सकता है? तो पहले तो पहली बात है कि एमवी, इसका एमवी, बुलेट एमवी, और जो गन है उनका एमवी, मास इंटू वेलोसिटी। बुलेट का जो कहो ये तो बहुत सिंप्लीफाई कर दिया, ऐसा थोड़ा डिफिकल्ट है ऐसे करना एग्जैक्टली, लेकिन तरीके ऐसे ही होता है। जो बुलेट का है एमवी, मास कितना होंगे 50 ग्राम होंगे, वेलोसिटी कितना होगा 2000 फीट पर सेकेंड, 2000 फीट, 300 600 मीटर पर सेकेंड, 600 मीटर पर सेकेंड इंटू मास 50 ग्राम। जितने मोमेंटम आएंगे उतने मोमेंटम पीछे भी होंगे ना, गन गन रिकॉयल उतने ही करेंगे। तो अगर गन का वेट अगर ज्यादा होगा, मास ज्यादा होगा, तो वेलोसिटी जितना रिकॉयल करें कम होगा। तो इसलिए पीछे में ये लगाते हैं जो हैंड रेस्ट, यही कारण हेवी होता है पीछे में, ताकि रिकॉयल कम। एक तरीके से एब्जॉर्ब करता है ना ये शॉक एब्जॉर्ब को। करते हैं, हाँ। अगर ये नहीं रहेगा ना तो हम्म। इसलिए राइफल हाँ अब इसमें ऐड करते हैं। इसलिए जो पिस्टल होता है ना उसमें पीछे में नहीं होता ये चीज, क्यों? क्योंकि छोटा होता है। जो से बोलते हैं 9 mm, 7.62 mm, AK-47, 5.68, आपका 5.42 mm, मतलब डायमीटर के अच्छा। हिसाब से बोलते हैं। वो M16 और बाकी सब गन का होता है। तो 9 mm जो होता है उसमें ज्यादा जरूरत नहीं है रिकॉयल का, इसलिए आपको डायरेक्टली इसमें लेकिन जरूरत है हैंड रेस्ट, क्योंकि इसमें बड़े के होते हैं, बुलेट होते हैं, तो रिकॉयल ज्यादा होता है इसलिए।
तो सम, हाँ, कंजर्वेशन मोमेंटम। अब सब मोमेंटम फॉर एग्जांपल एक ही डायरेक्शन में, इस तरफ है, इस तरफ, राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट, सब। एक दो मोमेंटम लेफ्ट टू राइट है। इसमें कितने, दो मोमेंटम है, एक राइट टू लेफ्ट है बुलेट का, और लेफ्ट टू राइट गन। तो अगर कंजर्व करना है पूरा एक सिस्टम, लैपटॉप का स्क्रीन ही सिस्टम अगर है, तो कंजर्व करोगे तो ओवरऑल मोमेंटम कंजर्व हो जाएगा, क्योंकि जितने आगे है उतने पीछे, एक तरह से। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ऐसे ही करते हैं, तो सबको ऐड कर देते हैं, क्योंकि मोमेंटम का डायरेक्शन भी होता है। तो माइनस साइन लिखते हैं, ऐसे यहाँ पर है। इसको आप ढकेलोगे, इसको लगेगा, फिर आगे जाएगा, तो यू ए यू बी, वैसे ही। तो वाला इनिशियल मोमेंटम कितना हुआ, अपना अपना मोमेंटम सबका। ये अगर जीरो है तो एम ए यू ए प्लस जीरो इक्वल टू, दोनों मूव कर रहे हैं तो एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी, सेम है। जरूरत नहीं उतना, ये तो न्यूमेरिकल हो जाता है। कंजर्वेशन है बेसिकली, इनिशियल मोमेंटम सबके सिस्टम के अंदर सेम रहेंगे, फाइनल भी सेम रहेंगे। ये थ्योरेटिकल एस्पेक्ट की बात हो रहा है। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में देयर हैज टू बी सम फॉर्म ऑफ डिसिपेशन एनर्जी, लॉस ऑफ एनर्जी इन फॉर्म्स ऑफ हीट और एक्सेट्रा, अलग अलग फॉर्म में। कभी ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये थ्योरेटिकल प्रैक्टिस हमेशा लिखते हैं कि एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी इक्वल टू, ऐसा होता नहीं है। माइन्यूट अमाउंट में हीट लॉस होता है। कंजर्वेशन नहीं बात है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम चार्ज, फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स, ये हो गया आई थिंक। अब बताओ मानसी। हाँ ठीक है, क्लियर है औशक। ग्रेविटेशन में आते हैं। ग्रेविटेशन में वही है कि सेंट्रीपिटल, सेंट्रीफ्यूगल, पिटल, अंदर की तरफ फोर्स और अट्रैक्शन टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, सेंट्रीपिटल। सेंट्रीफ्यूगल मतलब आउटसाइड। जैसे हम लोग बात करते हैं ना 18th सेंचुरी ऑफ इंडिया, ड्यू टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस इट वाज अ कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। तो सेंट्रीफ्यूगल मतलब मुगल एम्पायर अगर सेंटर है तो उसके लोग तोड़ के जा रहे हैं, हैदराबाद, अवध, तो सेंट्रीफ्यूगल, बाहर की तरफ। जो रोटेशन ऑफ द, अब सेंट्रीपीटल, सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीपीटल कैसे लगता है, mg, मास इंटू ग्रेविटी। तो तो जो मून का होगा उसका मास इंटू ग्रेविटी ऑफ द अर्थ, सेंट्रीपिटल हुआ। और जो मूवमेंट हो रहा है वो एक तरह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्रिएट करते हैं। तो दोनों कैंसिलेशन हो जाए तभी इट इज मूविंग, इट इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन, अराउंड दिस अर्थ। वैसे अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन, सन इज रिवॉल्विंग अराउंड द, जो अपना गैलेक्सी है मिल्की, उसको, उसके अराउंड, सेंटर ऑफ द मिल्की। ग्रेविटेशनल फोर्स, सेंट्रीपिटल में अवे जा रहा है सेंटर से। नहीं, सेंट्रीपीटल में टुवर्ड्स द सेंटर लगती है फोर्स, मतलब इनवर्ड्स। और सेंट्रीफ्यूगल हम्म, जो है वो बाहर की तरफ लगती है, वही मतलब बोले वो ना कि ऑब्जेक्ट। 18th सेंचुरी सेंट्रीफ्यूगल है, हाँ, वैसे याद हो सकता है। सब मुगल एम्पायर से टूट के जा रहे, दूर दूर जा रहे थे। मतलब ऐसे याद कर लो, हाँ, सेंट्रीफ्यूगल में एफ है, एफ मतलब फॉरेन, फॉरेन मतलब फॉर मतलब आउटसाइड। फार, फार की तरफ जा रहे। ऐसे भी कर सकते हो। पी मतलब पास, हाँ, ऐसे याद रहेगा। हाँ, अब तो याद रहेगा। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स ईच अदर ऑब्जेक्ट विद फोर्स which is proportional to the product of the masses, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो इसका डेरिवेशन बहुत लंबा है तो जरूरत नहीं है, लेकिन ये पता होना चाहिए, जी एम एम बाई आर स्क्वायर। इसको एक्सप्लेन कर देते हैं एक बार। एफ इज इक्वल टू जी, हर एक बोलते हैं, हर एक जरूरी नहीं कि अर्थ और सन के बीच में ग्रेविटेशन फोर्स लगता है, हर एक के पास, जिसके पास मास है वो पुल करते हैं एक दूसरे को। हो सकता है कि दिख नहीं रहा हो, लेकिन बहुत माइन्यूट अमाउंट में फोर्स लग सकता है। तो ए और बी है, ए के एम मास है, बी के छोटे वाले एम हो गए। डी डिस्टेंस, इसके सेंटर से इसके सेंटर के बीच में डिस्टेंस स्क्वायर, जी हो गया इसका कांस्टेंट वैल्यू है, जी हमेशा सेम रहेगा। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, वह लिखा। फिर डायरेक्ट याद करो, डेरिवेशन नहीं कर सकते। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी। अब इसी में क्या करना है कि अर्थ और मून है, तो जो डिस्टेंस है सेंटर ऑफ द अर्थ, सेंटर ऑफ द मून, d², m ऑफ द मास ऑफ द अर्थ, मास ऑफ द मून। अब मास ऑफ द मून इतना छोटा है अर्थ के सामने,
कि मास को हम अर्थ ज़्यादा ही लेते हैं एक तरह से, इसलिए gm/r² आता है। अब ये कैलकुलस यूज किए इज प्रूव्ड आउटसाइड द कैलकुलस एक ब्रांच है, ये हेल्प करते हैं बेसिकली माइन्यूट चेंजेस को ऑब्जर्वेशन करने के लिए। कैलकुलस अगर बोला जाए तो माइन्यूट चेंजेस, इसलिए हम डी एस डेल्टा एस डी वी इसी का पार्ट है इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन। तोड़ना छोटे चीज में, डिफरेंशिएशन वो छोटे चीज को जोड़ना बड़े चीज में, इंटीग्रेशन होगा। केपलर लॉ, जो प्रिडिक्शन मॉडल्स हम बनाते हैं उसमें भी तो कैलकुलस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। हाँ जैसे अगर एग्जांपल बोला जाए कैलकुलस कहाँ रोल है, सिंपल अगर एग्जांपल लिया जाए तो हम लोग जब एरिया एरिया निकालते हैं, हाँ जैसे इंडिया का मैप है, अब इंडिया का मैप का एरिया कैसे निकाला जा सकता है बताओ मानसी? ना स्क्वायर है, ना सर्कल है, ना ही कि वो रेक्टेंगल है, ना कि ट्रायंगल है। कैसे निकाल सकते हो? छोटे छोटे पार्ट में तोड़ दिया जाता है इसको, और उसी के हिसाब से जो इक्वेशन होगा उसको फॉर्म किया जाएगा, एरिया अंदर ग्राफ ग्राफ निकाल के निकाल सकते हो पूरा एरिया तोड़ करके छोटे छोटे भाग में एरिया निकल जाता है। तो कैलकुलस यूज होता है। न्यूटन गेस द इनवर्स स्क्वायर रूल, केपलर, तो केपलर लॉ बोलते हैं थ्री लॉज मोशन ऑन द प्लैनेट। इट वाज न्यूटन टू शो जी का में कांस्टेंट, जी का वैल्यू दिया हुआ है 6.673 10⁻11। बस अगर देख लो ऐसा पूछेगा नहीं डायरेक्ट। एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी, अब इसमें बोला है कि एक ऑब्जेक्ट है जो मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स द अर्थ, एक्सेलरेशन इज इन्वॉल्व। अब फ्री फॉल ऑब्जेक्ट, फ्री फॉल मतलब mg फोर्स बॉडी के ऊपर लग रहे हैं, और अट्रैक्शन एक तरह से बॉडी का जो मास होगा जो गिर रहे हैं, m छोटे वाले m हो गए बड़े वाले मास, अर्थ मास, मास ऑफ द अर्थ, d डिस्टेंस, तो दोनों m कट जाएंगे तो g इक्वल टू gm/d²। अब डिस्टेंस जो है मतलब क्या हुआ कि हो सकता है ना कि एक बिल्डिंग के ऊपर से गिरा रहा हो, तो कितने डिस्टेंस होंगे, कितने बड़े बिल्डिंग होते हैं, मुश्किल से 30 मीटर भी नहीं रहते होंगे, 10 मीटर 20 मीटर। लेकिन सेंटर ऑफ द अर्थ कितने रहते हैं, 6000 किलोमीटर, उतनी है ना, 6600 1500 किलोमीटर सेंटर ऑफ द अर्थ। तो टोटल रेडियस जो होंगे, टोटल डिस्टेंस कितने हो गए सेंटर से, 6000 किलोमीटर प्लस 10 मीटर। तो 6000 किलोमीटर प्लस 10 मीटर में 10 मीटर को हटा दो क्योंकि अप्रोक्सीमेशन करना है, इसलिए हम लोग उसमें आर यूज कर लेते हैं, डी यूज नहीं करते यहाँ पर। डिस्टेंस डी इज इक्वल टू आर, बिकॉज आर प्लस डी जब करते हो तो डी का वैल्यू कुछ है ही नहीं, कितना हो जाएगा 60,10 मीटर, इसको अप्रोक्सीमेट करोगे तो घूम फिर कर ही आना, तो ये वैल्यू डालने से आ जाता है। ये कांस्टेंट हो गया, ये एक तरह से मास ऑफ द अर्थ, ये एक 6.4 इंटू नंबर 6, इट इज द डिस्टेंस रेडियस ऑफ द अर्थ, 9.8 आ गया जी का वैल्यू, इसी से जी का वैल्यू आता है 9.812 पूरे पूरे। अब वैल्यू ऑफ द जी बिकम्स ग्रेटर एट द पोल्स देन द इक्वेटर, क्यों बताओ मानसी? अब इसमें स्लाइड ग्रेटर है, वो स्लाइड, लेकिन क्यों होता है ऐसा? सो वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट सेक्शन।